चलिए एक दृश्य की कल्पना करते हैं। एक कुत्ता जो मतलब इतना अत्यधिक मोटा हो चुका है कि अब वो कुत्ते जैसा दिखता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो चारों कोनों पर एक एक पैर वाले किसी फूले हुए सॉसेज की तरह दिखने लगा है। उसकी आंखें एकदम लाल हैं, उनमें कीचड़ भरा हुआ है, और जो जीभ है वो उसके जबड़े से बेजान होकर बाहर लटक रही है। सुनकर ही काफी तकलीफ दे लगता है ना? ये किसी कार्टून का दृश्य लग सकता है, लेकिन आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का केंद्र असल में यही है। आज हम जेम्स हैरियट की प्रसिद्ध कहानी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की गहराइयों में उतर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ऊपर से देखने पर तो ये महज एक बीमार पालतू जानवर और उसके इलाज की कहानी लगती है, लेकिन हमारा जो मिशन है आज का, वो इस कहानी की उन मनोवैज्ञानिक परतों को उधेड़ना है जो दिखाती हैं कि कैसे प्यार और देखभाल के नाम पर किया गया मतलब अत्यधिक लाड़ प्यार असल में जानलेवा साबित हो सकता है। सही बात है। तो ये सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं है, ये मानवीय स्वभाव के एक बहुत ही अजीबोगरीब पहलू का गहन अध्ययन है। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही सटीक और गहरा विषय है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हम अक्सर देखभाल और नुकसान के बीच की उस धुंधली रेखा को ना समझ नहीं पाते। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। मनोविज्ञान में इसे एक प्रकार का ब्लाइंड स्पॉट या अंधापन कहा जाता है। ये दया के नाम पर अत्याचार करने का एक क्लासिक मामला है। इस कहानी का मुख्य पात्र जो है ट्रिकी नाम का वो छोटा कुत्ता, वो किसी जैविक वायरस या जन्मजात बीमारी का शिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसे इंसानी भावनाओं ने पैदा किया है, और यहीं से यह कहानी एक मेडिकल केस से बढ़कर एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी बन जाती है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि जब ट्रिकी के इस फूले हुए सॉसेज वाली हालत के पीछे के कारणों को देखा जाता है तो असली कहानी सामने आती है। हाँ, उसकी मालकिन के बारे में बात करना जरूरी है यहाँ। बिल्कुल। उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्री, जो एक बहुत ही अमीर महिला हैं, उनका रवैया काफी हैरान करने वाला है। कहानी में एक जगह जिक्र है कि ट्रिकी में ऊर्जा नहीं बची है, वो सुस्त रहने लगा है। अब एक सामान्य इंसान सोचेगा कि मोटापे की वजह से ऐसा हो रहा है ना। जाहिर सी बात है, शरीर का वजन बढ़ेगा तो सुस्ती आएगी ही। लेकिन मिसेस पम्फ्री को क्या लगता है? उन्हें लगता है कि ट्रिकी कुपोषण का शिकार है। मतलब ये कैसे संभव है? यही तो अंधापन है। और वो इस कुपोषण का इलाज कैसे करती हैं? नियमित भोजन के बीच उसे एक्स्ट्रा खाना खिलाकर, उसे माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात को अच्छी नींद के लिए हॉर्लिक्स का एक पूरा कटोरा दिया जा रहा है। बाप रे, इतना सब कुछ! और इतना ही नहीं, साथ ही क्रीम केक और चॉकलेट भी, क्योंकि वो ट्रिकी को दुखी नहीं देख सकती। ट्रिकी की बस एक ही गलती है, वो उसका लालच। वो कभी खाने को मना नहीं करता। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मानवीय प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मिसेस पम्फ्री का ये मानना कि ट्रिकी कुपोषित है पूरी तरह से वास्तविकता से कटा हुआ है। हाँ, मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। बिल्कुल, ये एक मिसडायग्नोसिस या गलत निदान है जो किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि एक अति भावुक इंसान ने किया है। इंसान अक्सर जानवरों पर अपनी खुद की भावनाएं और जरूरतें थोपने लगता है। सही कह रही हैं आप। मिसेस पम्फ्री को लगता है कि खाना ही प्यार जताने का एकमात्र तरीका है। अगर वे उसे लगातार कुछ ना कुछ खाने को नहीं देंगी तो उन्हें लगेगा कि वे एक अच्छी देखभाल करने वाली मालकिन नहीं है। ट्रिकी की स्थिति को कुपोषण समझना दरअसल मिसेस पम्फ्री के खुद के डर और असुरक्षा की भावना का बाहरी प्रकटीकरण है। ये बात सुनकर तो हमारे समाज की उन अति स्नेही दादियों की याद आ जाती हैं जो एक गोल मटोल और पूरी तरह से स्वस्थ बच्चे को देखकर भी चिंता जताती हैं। हाँ, वो कहती है ना कि बच्चा कितना कमजोर हो गया है। बिल्कुल वही। और फिर उसे जबरदस्ती और मिठाइयाँ और घी के लड्डू खिलाना शुरू कर देती हैं। मतलब उन्हें लगता है बच्चा कमजोर है। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है, मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। हॉर्लिक्स, माल्ट और कॉड लिवर ऑयल, हाँ, ये तो सेहतमंद चीजें हैं। वही तो। ये सब तो असल में सेहतमंद चीजें मानी जाती है, इंसानों को ताकत के लिए सब दिया जाता है। तो फिर मिसेस पम्फ्री का ये तरीका ट्रिकी के लिए इतना विनाशकारी कैसे हो गया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब जानवरों की जीव विज्ञान और इंसानी पोषण के बीच के भारी अंतर में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? कुत्ते का पाचन तंत्र और उसका मेटाबॉलिज्म इंसानों से बहुत अलग होता है। कॉड लिवर ऑयल या माल्ट भले ही विटामिन से भरपूर हों, लेकिन एक कुत्ते के लिए जो पहले से ही मोटापे का शिकार है और जिसकी शारीरिक गतिविधि शून्य है, ये सब महज अत्यधिक कैलोरी और फैट का बम है। फैट का बम?
सही शब्द इस्तेमाल किया। कुत्ते के शरीर को इन अतिरिक्त शर्करा और वसा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। और ट्रिकी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच था, जैसा आपने बताया। हाँ, वो कभी खाने को ना नहीं कहता था। एक प्राकृतिक वातावरण में जानवर पेट भरने के बाद खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ट्रिकी एक ऐसा कुत्ता था जो कभी खाने को मना नहीं कर सकता था। ये इंसानी विलासिता और जानवर की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का एक बहुत ही खतरनाक तालमेल बन गया था। बिल्कुल। और इस तबाही को रोकने का जो एकमात्र तरीका था, यानी व्यायाम, उसे भी पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। हाँ, वो छल्ले फेंकने वाला खेल। हाँ, कहानी में पढ़ने को मिलता है कि जानवरों के डॉक्टर मिस्टर हैरियट ने पहले ही मिसेस पम्फ्री को एक सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ट्रिकी का खाना कम करना होगा और उसे व्यायाम कराना होगा। लेकिन मिसेस पम्फ्री का बहाना सुनकर तो हंसी छूट जाती है। वो माली वाली बात ना? हाँ, वो कहती हैं कि उनके माली हॉजकिन को कमर दर्द हो गया है, जिसे लंबैगो कहते, इसलिए आजकल ट्रिकी का रिंग थ्रोइंग या छल्ले फेंकने का खेल नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या ये अजीब नहीं है? बहुत अजीब है। कुत्ते को घुमाने या दौड़ाने की कोई और कोशिश नहीं की जा रही है, बस माली के कमर दर्द का बहाना बनाकर कुत्ते को घर में बैठाकर केक और हॉर्लिक्स खिलाए जा रहे हैं। इस बहाने के पीछे की असली मानसिकता को समझना जरूरी है। मिसेस पम्फ्री असल में बदलाव नहीं चाहती थीं। वे उस रूटीन की इतनी आदी हो चुकी थीं जहां वे खिलाती हैं और ट्रिकी खाता है कि डॉक्टर की चेतावनी उनके लिए एक असुविधाजनक सच बन गई थी। हाँ, वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती थी। जब कोई व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहता तो वह ऐसे ही बेतुके बहाने गढ़ता है। ये उस मनोवैज्ञानिक स्थिति का चरम है जहां मालिक अपने पालतू जानवर को ना कहने की क्षमता पूरी तरह से खो देता है। ये बहुत बड़ी बात है, ना कह पाना। एक जानवर के लिए अनुशासन उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन। लेकिन उस घर में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। और जब प्राकृतिक नियमों को इस तरह तोड़ा जाता है तो शरीर एक ना एक दिन जवाब दे ही देता है। और शरीर ने जवाब दे भी दिया। यहीं से कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण चरण में पहुंचती है। ट्रिकी का पूरा सिस्टम बैठ जाता है। हाँ, वो काफी बीमार हो जाता है। वो कुछ भी नहीं खा रहा है, अपनी सबसे पसंदीदा डिश भी नहीं। वो गलीचे पर पड़ा हुआ बस हाँफ रहा है और बार बार उल्टी कर रहा है। वो सैर पर भी नहीं जाना चाहता। इस स्थिति ने मिसेस पम्फ्री को पूरी तरह से दहशत में डाल दिया। उनका तो बुरा हाल हो गया था। लेकिन जो चीज इस दृश्य को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो है मिसेस पम्फ्री की घबराहट और डॉक्टर हैरियट की शांति के बीच का सीधा टकराव। बिल्कुल, डॉक्टर हैरियट का दृष्टिकोण पूरी तरह से व्यावहारिक और वैज्ञानिक है। वे जानते थे कि ये दिन आना ही है। वे स्थिति की गंभीरता को देखते हैं और एक बहुत ही दृढ़, लगभग कठोर रुख अपनाते हैं। उन्होंने कोई रियायत नहीं बरती। उनका फैसला स्पष्ट था कि ट्रिकी को कम से कम 15 दिनों के लिए घर से बाहर निकालकर अस्पताल की निगरानी में रखना ही होगा। उन्होंने मिसेस पम्फ्री को सोचने या बहस करने का कोई मौका ही नहीं दिया। और इसके बाद उस विदाई का जो दृश्य जेम्स हैरियट ने उकेरा है, उफ, वो तो जैसे किसी फिल्म का सबसे नाटकीय सीन हो। मैंने पालतू जानवरों को क्लिनिक जाते देखा है, लेकिन ये विदाई तो किसी राजा के अपने महल से विदा होने जैसी थी। हाँ, वो पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। पूरा घर जैसे पागल हो जाता है। नौकरानियां बेतहाशा अंदर बाहर दौड़ रही हैं और गाड़ी में क्या क्या लादा जा रहा है। ट्रिकी का डे बेड, उसका नाइट बेड, उसके पसंदीदा कुशन, तरह तरह के खिलौने, रबर के छल्ले, सुबह के नाश्ते का कटोरा, दोपहर के खाने का कटोरा, रात के खाने का कटोरा। मतलब एक कुत्ते के लिए इतनी सारी चीजें। और तो हर ठंडे और गीले मौसम के हिसाब से उसके पास अलग अलग कोट का एक पूरा वार्डरोब है। जब गाड़ी वहां से निकलती है तो घर का हर एक सदस्य फूट फूट के रो रहा होता है। एक तरह से काफी भावुक पल था उनके लिए। भावुक तो था, लेकिन मुझे तो ये पढ़कर हैरानी हो रही थी कि इतनी विलासिता, इतने कुशन और कोट के बीच एक साधारण जानवर अपनी मूल पहचान के साथ कैसे जी सकता है। ये तो उसका दम घुटने जैसा था। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस पूरे विदाई दृश्य में सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। जो चीजें गाड़ी में लादी जा रही हैं वे तमाम कटोरे, बिस्तर और कोट वही असल में ट्रिकी की बीमारी का कारण थीं। क्या बात है, बिल्कुल सही। हैरियट इस पूरे विलासिता भरे नाटक को अपनी कार के शीशे से बहुत ही ठंडे दिमाग से देख रहे थे। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था कि ट्रिकी के शरीर में कोई इन्फेक्शन या कीटाणु नहीं है। हाँ, कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। उसकी असली बीमारी वो दम घोटू माहौल था। हैरियट ने ट्रिकी के लिए कोई मेडिकल योजना नहीं बनाई थी, कोई जटिल सर्जरी तय नहीं की थी। उनकी योजना बहुत ही सरल और स्पष्ट थी कि मरीज को उस जहरीले वातावरण से पूरी तरह से अलग कर देना, जहां उसे प्यार के नाम पर धीमा जहर दिया जा रहा था।
धीमा जहर, ये बहुत ही सटीक शब्द है। और जैसे ही हम उस क्लिनिक के अंदर पहुंचते हैं, डॉक्टर हैरियट का वो सरल और न्यूनतम, जिसे मिनिमलिस्ट कहते हैं, वो दृष्टिकोण काम करना शुरू करता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, असली इलाज तो वहीं शुरू होता है। क्लिनिक में कोई मेडिकल मशीनें नहीं थीं, कोई भारी भरकम इलाज नहीं चल रहा था। हैरियट वही करते हैं जो मिसेस पंफ्री कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो उसे भूखा रखते हैं। हाँ, शुरुआती 2 दिनों तक ट्रिकी को खाने के लिए एक दाना भी नहीं दिया जाता, कोई दवा नहीं, सिर्फ भरपूर पानी पीने को दिया जाता है। लेकिन क्या अचानक से एक बीमार कुत्ते का सारा खाना रोक देना थोड़ा निर्दयी या खतरनाक नहीं लगता? मैं सोच रहा था कि इससे तो वो और कमजोर हो जाएगा। बाहर से देखने पर यह निर्दयी लग सकता है, लेकिन जीव विज्ञान के नजरिए से ये सबसे जरूरी कदम था। डॉक्टर हैरियट असल में ट्रिकी के शरीर को डिटॉक्स कर रहे थे। अच्छा, डिटॉक्स? उसके शरीर में जो बेहिसाब फैट और शुगर जमा हो गया था, उसे बर्न करने के लिए पाचन तंत्र को पूरी तरह से आराम देना आवश्यक था। शरीर अपने आप को तभी हील करना शुरू करता है जब उसे बाहर से अतिरिक्त कैलोरी मिलना बंद हो जाती है। ये तो इंसानों पर भी लागू होता है ना, फास्टिंग के दौरान? बिल्कुल। भरपूर पानी उसके सिस्टम से विषाक्त पदार्थों या टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा था। ये प्रकृति का अपना तरीका है, और इसका असर तीसरे दिन से ही दिखने लगता है, जब ट्रिकी अपनी सुस्ती से बाहर आकर आसपास की आवाजों और माहौल में हल्की सी दिलचस्पी दिखाना शुरू करता है। और जब वो थोड़ी दिलचस्पी दिखाता है तो उसे क्लिनिक के यार्ड में छोड़ दिया जाता है। वहां उसकी मुलाकात क्लिनिक के अन्य कुत्तों से होती है, जिसमें जो नाम का एक ग्रेहाउंड और उसका पूरा झुंड शामिल है। वो शुरुआत में तो उसे भाव भी नहीं देते। हाँ, शुरुआत में तो वो कुत्ते ट्रिकी को बस सूंघते हैं और उसे एक उबाऊ और बेजान वस्तु मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ट्रिकी में एक अद्भुत बदलाव आता है। वो जो पहले एक रेशमी खिलौना सा था, वो जल्दी ही उस झबरीले और शोरगुल करने वाले कुत्तों के क्रू का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। वो सच में कुत्ता बन जाता है। हाँ, कहानी में वर्णन आता है कि कैसे वो उनके साथ पूरे दिन धक्का मुक्की करता है, भागता है, खाने के समय अपने हिस्से के लिए एक बाघ की तरह लड़ता है, और रात में पुरानी मुर्गी घर में चूहों का शिकार करने लगता है। क्या बात है। इस पूरी प्रक्रिया में उसके शरीर का वो फूला हुआ फैट तेजी से पिघलने लगता है। लेकिन मुझे थोड़ा अचरज होता है। क्या इस तरह आम कुत्तों के साथ खेलना और लड़ना सच में इतनी बड़ी मेडिकल रिकवरी ला सकता है? निश्चित रूप से ला सकता है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा समझने वाली है, वो है जानवरों की पैक मेंटालिटी, यानी झुंड की मानसिकता। मिसेस पंफ्री के घर में ट्रिकी को एक इंसान के बच्चे की तरह रखा गया था, जिसने उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को पूरी तरह से दबा दिया था। हाँ, वो भूल ही गया था कि वो कुत्ता है। बिल्कुल। लेकिन हैरियट के क्लिनिक में उसे अचानक ही एहसास हुआ कि वो मूल रूप से कुत्ता है। एक प्राकृतिक पैक में अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। खाने के लिए जो प्रतिस्पर्धा होती है, वो कोई बुरी चीज नहीं है। वो जानवर के भीतर जीने की इच्छा और इसकी शारीरिक ऊर्जा को वापस लाती है। मतलब संघर्ष से उसे जीवन मिला। हाँ, जब वो चूहों का शिकार कर रहा था या अपने खाने के लिए लड़ रहा था, तो वो सिर्फ अपना वजन कम नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी खोई हुई मनोवैज्ञानिक पहचान भी वापस पा रहा था। डॉक्टर हैरियट ने कोई जादुई दवा नहीं दी, उन्होंने सिर्फ प्रकृति को अपना काम करने दिया। अनुशासन, सही आहार और अपनी प्रजाति के साथ प्राकृतिक मेलजोल, यही उसका असली इलाज था। तो जैसे मिसेस पंफ्री कोई बहुत बड़ी सर्जरी समझ रही थी, वो असल में सिर्फ डाइट कंट्रोल और मिट्टी में कुत्तों के साथ लोटपोट होना था। लेकिन यहाँ से कहानी में एक ऐसा व्यंग्यात्मक या कहें कि विडंबनापूर्ण मोड़ आता है जो मुझे सबसे ज्यादा मजेदार लगता है। हाँ, वो कॉल वाला हिस्सा। ट्रिकी क्लिनिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक जीवन जी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मिसेस पंफ्री की चिंता खत्म ही नहीं हो रही है। वो दिन में दर्जनों बार डॉक्टर को फोन करके उन कुशन और कोट के बारे में पूछती हैं, और फिर डॉक्टर हैरियट उन्हें शांत करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और रिकवर कर रहा है, जिसके लिए वे अंग्रेजी का कॉन्वेलेसिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं। और ये शब्द एक ट्रिगर का काम करता है। बिल्कुल, ये शब्द सुनते ही मिसेस पंफ्री के अंदर का वो अंधा प्यार फिर से जाग उठता है। ये मनोविज्ञान का एक और दिलचस्प पहलू है। कॉन्वेलेसिंग शब्द ने मिसेस पंफ्री के दिमाग में ये छवि बना दी कि ट्रिकी किसी बहुत बड़ी बीमारी से उठ रहा है और इसलिए वो बेहद कमजोर हो गया होगा। हाँ, उन्हें लगा उसे ताकत की जरूरत है। उनके लिए ताकत का मतलब फिर से वही विलासिता भरा खाना था। उन्होंने जो कुछ भी ट्रिकी की इस हालत के लिए जिम्मेदार था, उसे फिर से शुरू कर दिया। और शुरू भी किस पैमाने पे किया यार।
कहानी के अनुसार वो ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए एक बार में 2-2 दर्जन ताजे अंडे भेजना शुरू कर देती हैं। फिर ये सोचकर कि ट्रिकी का खून बढ़ना चाहिए, वाइन की बोतलें आने लगती हैं। ये तो हद ही है। और हद तो तब हो जाती है जब उसकी सेहत को अंतिम रूप से चमकाने के लिए असली ब्रांडी तक भेजी जाने लगती है। मतलब एक कुत्ते के लिए ब्रांडी। लेकिन इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये सब शाही खान-पान ट्रिकी के पास फटकता भी नहीं है। अगर ट्रिकी को वो सब खिला दिया जाता तो जो भी रिकवरी उसने पिछले दिनों में की थी वो सब मिट्टी में मिल जाती। वो तो पक्का वापस सॉसेज बन जाता। बिल्कुल, वो फिर से उसी जानलेवा स्थिति में पहुंच जाता। इसलिए चिकित्सीय दृष्टिकोण से ये बहुत जरूरी था कि वो सारा खाना ट्रिकी तक ना पहुंचे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? डॉक्टर और उनके साथी उस खाने का करते क्या है? सच कहूं तो कुत्ते के इलाज के नाम पर डॉक्टर हैरियट और उनके स्टाफ की अपनी अलग ही दावत चल रही थी। वो बहुत मजे में थे। अरे, अंडों से वे सुबह का शानदार नाश्ता करते हैं, लंच के समय वाइन के ग्लास टकराए जाते हैं और रात को आग के पास बैठकर मजे से ब्रांडी पी जा रही है। कहानी पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे वे लोग तो ट्रिकी को एक स्थायी मेहमानी बनाकर रखना चाहते थे ताकि ये मुफ्त की दावत कभी खत्म ही ना हो। ये पूरी स्थिति इतनी हास्यास्पद है कि मतलब आप अपनी हंसी नहीं रोक पाते। ये हास्य कहानी को हल्का फुल्का जरूर बनाता है, लेकिन ये कहानी के गहरे अर्थ की ओर भी ले जाता है। 14 दिनों के इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब मिसेस पम्फ्री अपनी लंबी काली कार में ट्रिकी को वापस लेने आती है तो हम बदलाव का असली पैमाना देखते हैं। हाँ, वो दृश्य काफी इम्पैक्टफुल है। जो जानवर कुछ दिन पहले एक फूला हुआ सॉसेज था जो हिल भी नहीं पा रहा था, वो अब एक लचीले और सख्त मांसपेशियों वाले जानवर में बदल चुका है। और जब ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है तो उसमें इतनी ऊर्जा आ चुकी है कि वो एक जबरदस्त छलांग लगाता है और सीधे मिसेस पम्फ्री की गोद में जा पहुंचता है। और मिसेस पम्फ्री की प्रतिक्रिया क्या होती है? ये पल पूरी कहानी का निचोड़ है। उनकी आंखों में आंसू हैं, होंठ कांप रहे हैं और वो भावुक होकर कहती हैं, ओह मिस्टर हैरियट, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? ये एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, यानी सर्जरी की जीत है। और यहीं पर कहानी का शीर्षक अपनी पूरी विडंबना के साथ सामने आता है। मिसेस पम्फ्री कभी ये समझ ही नहीं पाती कि वहां कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी। हाँ, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। चमत्कारी दवा इस्तेमाल नहीं हुई थी। ठीक। ट्रिकी को जिस चीज ने ठीक किया वो थी उसका अपनी मालकिन के उस दम घोटू प्यार से दूर होना। डॉक्टर हैरियट ने केवल एक कृत्रिम और हानिकारक वातावरण को एक प्राकृतिक और अनुशासित वातावरण से बदला था। सही कहा। लेकिन मिसेस पम्फ्री के लिए, जो कभी यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उनका प्यार ही कुत्ते के लिए धीमा जहर था, ट्रिकी का ठीक होना किसी बहुत बड़े चिकित्सीय चमत्कार या सर्जरी की जीत से कम नहीं था। ये सच में एक आंख खोलने वाली चर्चा है। अगर इस पूरी कहानी को समेटा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी केवल एक कुत्ते और उसके खाने पीने की आदतों तक सीमित नहीं है। यह बिना अनुशासन और बिना संयम के प्यार के खतरनाक परिणामों का एक सटीक चित्रण है। बिल्कुल। प्यार का मतलब हमेशा हाँ कहना, हर मांग पूरी करना या सुविधाओं का अंबार लगा देना नहीं होता। कभी कभी प्रैक्टिकल केयर या व्यवहारिक देखभाल जिसमें कड़े नियम, संयम और अनुशासन शामिल हों, वो उस ओवर पैम्परिंग से कहीं अधिक मूल्यवान और जीवन रक्षक होती है। इस चर्चा के अंत में मैं सोचती हूँ कि एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर सामने आता है जिस पर गहराई से चिंतन किया जाना चाहिए। वो क्या? जब भी किसी आश्रित पर, चाहे वह एक पालतू जानवर हो या कोई और, अत्यधिक विलासिता और सुविधाएं थोपी जाती हैं तो ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या वास्तव में उस आश्रित की बुनियादी और प्राकृतिक जरूरतें पूरी की जा रही हैं? बहुत सही सवाल है ये। या फिर वह देखभाल करने वाला इंसान अनजाने में सिर्फ ये महसूस करके अपनी खुद की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा है कि वो कितना महान और परवाह करने वाला है। कई बार असली सर्जरी या सुधार की आवश्यकता उस आश्रित को नहीं, बल्कि देखभाल करने वाले के खुद के व्यवहार, उसकी खुद की चिंताओं और उसकी अपनी असुरक्षाओं को होती है। क्या बात है! क्या ये देखभाल है या अपनी ही भावनाओं की संतुष्टि? ये एक ऐसा सवाल है जो इस अध्ययन के बाद लंबे समय तक